Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the Learning Zone Academy, and today we are going to start our remaining lecture that is on the sociological and historical foundations of the education. So we are going to start first the sociological foundation of education. So what is society? This is a brainstorming question for you all, बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्लास लाइव नहीं लिया, तो यहाँ पे आप सोच लीजिएगा 2 मिनट और इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज सोसाइटी. So the society is a group of people who live together in a structured community sharing common values, culture, traditions, institutions and relationship. इससे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक कम्युनिटी में रहें, कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करें, कल्चर को शेयर करें, ट्रेडिशंस को, इंस्टीट्यूशंस को एंड रिलेशनशिप्स को शेयर करें एक दूसरे से. तो दिस इज़ कॉल्ड सोसाइटी. सोसाइटी में न सिर्फ पीपल के आपस में कनेक्शन होते हैं, बल्कि जो सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, वो नॉर्म्स होते हैं, रोल्स डिफरेंट पीपल्स के होते हैं, वो भी कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. उसके बाद हम थोड़ा सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेसिकली ये चीज़ है क्या. ठीक है. सोशोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोशोलॉजी इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी को कहते हैं. उसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर ओवरऑल केस में कैसे वो इम्पैक्ट करता है. It examines how people interact and how institutions like family, education and religion shape life. कि डिफरेंट जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो लाइफ को कैसे शेप करते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है सोशल. ठीक है. स्कूल एक इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है. ऐसे डिफरेंट सोसाइटी हमारे सोसाइटी में हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारी लाइफ को शेप करते हैं. Education is shaped by social context, norms, and institutions of the society. एजुकेशन भी उसमें से एक एलिमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स से शेप होती है. जो भी नॉर्म्स, जो भी वैल्यूज़, जो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है वही एजुकेशन को फिर वो शेप करता है. उसी लिहाज से एजुकेशन के वो नॉर्म्स, एजुकेशन के वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं फिर. ठीक है. एजुकेशन हैज़ अ सोशोलॉजिकल फाउंडेशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रांसमिट्स सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर. सो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सोसाइटी है उसका एजुकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है उसी सोसाइटी के वैल्यूज़ को, सोसाइटी के नाम्स को, और उसी सोसाइटी और इसी स्टेट, उसी कंट्री के कल्चर को. सो डायनामिक सोसाइटीज रिक्वायर्स एजुकेशन टू अडाप्ट. तो एजुकेशन जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में अडाप्ट की जाती है. उसी सोसाइटी को डायनामिक सोसाइटी कहते हैं, जो कि डिफरेंट एजुकेशन को अपने आप में अडाप्ट करने की एक कैपेबिलिटी रखती हों, और डाइवर्सिटी हो एजुकेशन उस सोसाइटी में, ताकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन को अडाप्ट करें. स्कूल नॉलेज एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज. और इसी सिनेरियो में जो हमारे पास एजेंट्स हैं लाइक स्कूल्स, नॉलेज हो गई, एजुकेशन हो गई, वो सोशल चेंज का एजेंट के तौर पर एक्ट करती हैं. वो फिर वो सोसाइटीज़ को बनाती हैं. ठीक है. और इसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी एज अ सोर्स ऑफ चेंज कैसे है. ठीक है. सोसाइटी चेंजेस रैपिडली, एजुकेशन मस्ट कीप पैस. सोसाइटीज़ रैपिडली चेंज हो रही हैं हमारे. अगर हम थोड़ा बहुत पीछे सोचेंगे, 10 साल पीछे, 20 साल पीछे या 50 साल पीछे, तो हमारे पास जो सोसाइटल नॉर्म्स थे अभी जो हैं वो नहीं होते थे, वो डिफरेंट थे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन हमारे पास डिफरेंट सोशल नॉर्म्स बनते हैं, सोशल वैल्यूज़ बनते हैं, और उसी उसी सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है एजुकेशन पे. तो सोसाइटी चेंज होती है तो ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन चेंज होती है. तो सोसाइटी एज अ सोर्स ऑफ चेंज बन गया. ठीक है. सो द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द वर्ल्ड ऑफ टुमारो. और ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास नॉर्म्स वैल्यूज चेंज हो जाती हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी जनरेशन को फॉर द फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो द टुडेज वर्ल्ड एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिक्वायर्स न्यू लिटरेसीज. सो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे पास एजुकेशन सिस्टम को भी इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है.
सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और डिमांड्स और नीड्स चेंज हो रही हैं। तो हमारे पास जो पहले पुराने निज़ाम थे एजुकेशन के, उसको भी चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सो द स्कूल इसी सिनेरियो में कैसे एजेंट बन जाता है चेंज का, और स्कूल को क्या रोल प्ले करना चाहिए। सो स्कूल को ये रोल प्ले करना चाहिए कि वो लिटरेसी दें बियॉन्ड 3 आवर्स। पहले हमारे पास रीडिंग था, राइटिंग था, अर्थमेटिक था, एक लिटरेसी। इसी तीनों पैराडिगम्स के थ्रू हम ये जानते थे कि किसी बंदे के पास कौन कितनी परसेंटेज लिटरेसी है, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। मगर अब जो सोसाइटी चेंज हो चुकी है, तो स्कूल को एज ए सोशल चेंज की तरह अपना जो है ना वो रोल प्ले करना पड़ेगा, और बियॉन्ड लिटरेसी जो 3 आवर्स हैं उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। हमारे पास अब डिजिटल लिटरेसी भी है कि कौन सा बंदा, कोई बंदा कितना डिजिटल लिटरेट है, कितना वो डिजिटल स्किल्स हैं उसके पास। मीडिया लिटरेसी है, आप मीडिया को कितना जानते हैं, सोशल मीडिया पे आपने कितना वर्क किया हुआ है, कितनी फॉल्स न्यूज़ को आप जानते हैं, ये भी लिटरेसी है। साइंटिफिक लिटरेसी अलग होगी, कंप्यूटर लिटरेसी अलग होगी, डिफरेंट लिटरेसीज। तो स्कूल को अगर एजेंट ऑफ चेंज होना चाहिए तो ये बियॉन्ड 3 आवर्स के जाना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक वो पुराना दौर था, उससे आगे अब जाना पड़ेगा। सो करिकुलम मस्ट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो करंट रियलिटीज़ हैं वो लाजमी करिकुलम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना कि जो हम 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में पढ़ते थे आज भी वही पढ़ें। नहीं, जाहिर सी बात है, जब कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ चेंज हो गई, करंट रियलिटीज़ चेंज हो गई, तो हमें करिकुलम भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो स्कूल को यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी स्किल्स सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा किसी भी चेंज को अच्छे तरीके से खुद में असिमुलेट कर पाए और वो लर्निंग को इम्प्रूव करे। सो टीचर्स प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग कल्चरल एंड सोशल गैप्स। जो भी बच्चे के कल्चरल और सोशल गैप्स हैं वो टीचर को लाजमी फिल करवाना चाहिए, ताकि वो बच्चा इन फ्यूचर वो अच्छे तरीके से सीख पाए। तो इसी पर्सपेक्टिव में डिफरेंट थ्योरीज हैं हमारे सोशल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में, जो सोसाइटी को भी देखती हैं और एजुकेशन को भी देखती हैं, और उसका आपस में कनेक्शन देखती हैं। तो हमारे पास 3 यहाँ पे थ्योरीज हैं: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड इंट्रैक्शनिज्म। पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनलिज्म को, ठीक है। फंक्शनलिज्म एक सोशल एजुकेशनल थ्योरी है जो कि इमाल दरख़ाम ने दी थी। इमाल दरख़ाम एक फादर ऑफ सोशोलॉजी भी इसको कहते हैं, और ये मौजूद है, प्रोपोनेंट है फंक्शनलिज्म का इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, और ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट था, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म का कोर आइडिया क्या है? It views society as a system of interrelated parts working together. फंक्शनलिज्म का ये आइडिया है कि जो सोसाइटी में सोसाइटी है वो डिफरेंट सिस्टम्स या डिफरेंट पार्ट्स की बनी होती है जो कि मिलकर काम करते हैं। ये फोकस करती है कि सोसाइटी जो है वो इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सोसाइटी के पार्ट्स हैं। फॉर सपोज स्कूल एक पार्ट है, फैमिली एक पार्ट है, रिलीजन एक पार्ट है, सोशल पीयर ग्रुप एक आपका पार्ट है। तो ये सारे ये पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन भी उन्हीं पार्ट्स, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से एक है दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, जो कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर्स और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है ताकि सोसाइटी स्मूथली रन हो सके। इसका जो फोकस है, हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, और उसी फंक्शनिंग को एजुकेशन कैसे स्मूथ करती है, एजुकेशन अपना रोल कैसे प्ले करती है उसी फंक्शंस, उसी सोसाइटी के फंक्शंस को स्मूथली रन करने के लिए। तो सोसाइटी इज़ लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहता है कि ये फंक्शनलिज्म कहती है कि सोसाइटी लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड ईच पार्ट हैज़ अ फंक्शन, और हर पार्ट का एक अपना फंक्शन है। लाइक बॉडी, हैंड का अपना फंक्शन है, आपके माउथ का अपना फंक्शन है, आपके ब्रेन का अपना फंक्शन है, आपकी हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा जो भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं उसके अपने फंक्शंस हैं।
तो जब ये सारे फंक्शंस एट द सेम टाइम अच्छे तरीके से स्मूथली रन करेंगे तो आपकी बॉडी, आपकी सोसाइटी अच्छी तरीके से रन करेगी। तो ठीक है, तो कंसेंसस ये कहता है कि कंसेंसस जो एग्रीमेंट है वो नेसेसरी है स्टेबिलिटी के लिए। अगर किसी सोसाइटी को स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी स्मूथली रन रन होना है, तो ये सारे पार्ट्स का आपस में कंसेंसस, मुत्तफिक राय फैसला जो होता है वो लाजमी होता है। तो एजुकेशन ट्रांसमिट्स वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर। तो एजुकेशन एज सिनेरियो में उसी सोसाइटी की, उसी फंक्शंस की, उसी उसी आपकी बॉडी की, उसी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को, कल्चर को ट्रांसमिट करती है एक पर्सन टू अनदर पर्सन। सो स्कूल्स प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू प्ले देयर रोल्स इन सोसाइटी। तो स्कूल अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है ताकि वो इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर पाए इस सोसाइटी में, इस फंक्शन में, इस पूरे सिस्टम में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये फंक्शनलिज्म था जिसका कोर आइडिया यही था। तो ये इसके फंक्शनलिज्म के क्या अजम्पशंस हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो फर्स्ट अजम्पशन ये है कि सोशलाइजेशन, एजुकेशन का मेन मकसद है सोशलाइजेशन, बच्चों को सोशलाइज करना, बच्चों को नॉर्म्स सिखाना, वैल्यूज सिखाना, कल्चर सिखाना, ताकि वो सोसाइटी में फिट हो सकें। सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है कि डिफरेंट जो सोसाइटी में डाइवर्स ग्रुप हैं उसको एक कॉमन आइडेंटिटी देना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना, ताकि वो सोशल इंटीग्रेट हो पाए, खुद में अच्छे तरीके से मिलकर रहें, ताकि सोसाइटी स्मूथली रन कर पाए। स्किल डेवलपमेंट, तीसरा अजम्पशन जो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म के एजुकेशन का क्या मकसद होना चाहिए, वो सोशल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से इकोनॉमिक रोल प्ले कर पाएँ अपनी सोसाइटी के लिए। सिलेक्टिंग एंड एलोकेशन, एजुकेशन का ये भी मकसद है कि वो अच्छे जो भी डिफरेंट बच्चे हैं, स्किल्ड बच्चे हैं, मेरिटोक्रेसी बच्चे हैं, तो उसको सोसाइटी में फिट करना, एक अच्छा करियर देना, एक अच्छा पाथ देना, ताकि सोसाइटी के लिए वो अच्छे तरीके और एक हेल्दी पर्सन के लिए काम आए। सोशल कंट्रोल, इस सारे सिनेरियो में सोसाइटी को भी स्मूथली रन करना है, और एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो सोशल कंट्रोल है। बच्चों को एक डिसिप्लिन सिखाना, स्कूल में बच्चों को लेकर आना, ताकि वो जो सोसाइटी में वो अगर वो फिट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वो स्कूल आएँ और डिसिप्लिन सीखें, रूल्स सीखें, ओबीडियंस सीखें, फिर सोसाइटी में जाएँ ताकि सोसाइटी में एक हेल्दी पर्सन के तौर पर काम करें। ये assumptions थी फंक्शनलिज्म के रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो मज़ीद यही से तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जेको सेकंड सोशोलॉजिकल थ्योरी है रिगार्डिंग द एजुकेशन। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिसने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे एंड रेगुलेशनरी सोशलिस्ट थे। इसके आइडियाज़ ने बहुत रेगुलेशन पैदा किया, बहुत से मज़दूरों को एक आवाज़ दी। दिस इज़ नोन फॉर हिज क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक सोशल जो हमारे पास थ्योरी है, एक निज़ाम है, उस पर इसने बहुत अच्छे तरीके से एक क्रिटिक की। और इसकी जो सेकंड थ्योरी थी वो डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिज्म एंड एडवोकेटिंग फॉर अ क्लासलेस सोसाइटी। और ये हमेशा क्लासलेस सोसाइटी की बात करता था कि जो सोसाइटी में क्लासेस हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये ख़त्म होना चाहिए। तो इसने जो थ्योरी दी उसके कोर आइडियाज़ क्या हैं। बेसिकली ओरिजिन बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ना, वो बेस करती है कार्ल मार्क्स की आइडियाज़ पे। ठीक है, सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विथ अनइक्वल पावर एंड रिसोर्सेज। इसका जो मेन आइडिया था वो ये था कि सोसाइटी हमारी डिवाइडेड है डिफरेंट ग्रुप्स में, और अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज अनइक्वल मतलब ना बराबर चीज़। ठीक है, बराबरी के हिसाब से पावर और रिसोर्सेज हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो इसलिए सोसाइटी हमारी अनइक्वल, एक डिस्टर्ब, एक डिवाइडेड है। ठीक है, एजुकेशन इज़ नॉट न्यूट्रल। और ये कहता है कि एजुकेशन न्यूट्रल नहीं है, एजुकेशन क्लासेस बेस पे है। अगर कोई अच्छा क्लास का है तो उसके लिए एजुकेशन अच्छी अच्छी है,
अगर कोई लोअर क्लास का है तो उसकी एजुकेशन ऑटोमेटिकली फिर लोअर क्लास वाली होगी। इट ऑफन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल। और जो भी पावरफुल होते हैं, पावर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसके इंटरेस्ट सर्व होते हैं इसी एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन को एज ए टूल देखते हैं वो। इसका जो फोकस है, हाउ एजुकेशन रिप्रोड्यूसेस इनइक्वालिटी एंड सोशल क्लास डिवीजन, कि यही एजुकेशन रिप्रोड्यूस करती है इनइक्वालिटी को, सोसाइटी में प्रमोट करती है, सोसाइटी में इस इनइक्वालिटी को मज़ीद बढ़ाती है और क्लास डिवीजन को मज़ीद वाइड करती है ये एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सर्व कर रही है इंटरेस्ट पावरफुल लोगों के। इसका अजम्पशन ये था कि सोसाइटी इज़ मार्क्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। इस पूरी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है और कंपटीशन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, इट मीन्स सोसाइटी नेगेटिव है, नेगेटिव साइड पे जा रही है। कंपटीशन है तो वो हेल्दी है। एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म। सारे का सारी एजुकेशन आपकी कैपिटलिज्म के हाथों में है, सरमायादार है उसके हाथों में है। वो एजुकेशन को भी एक मार्केट कमोडिटी के तौर पर देखते हैं। schools reinforce the values of dominant class। और और सेम ये स्कूल जो कि कैपिटलिज्म वालों का है, जो कि पावर वालों का इंटरेस्ट सर्व करता है, वही स्कूल रीइंफोर्स करता है डोमिनेंट क्लास के वैल्यूज़ को, कि आप ये ना ये सीखें क्योंकि ये अपर क्लास वाले करते हैं, ये करते हैं। तो नॉलेज इज़ आल्सो लिंक टू द पावर एंड कंट्रोल, के स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको पावरलेस कैसे करना है। तो ये था आइडिया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का कोर आइडिया। और मज़ीद देखें अगर इसको तो ये कहता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, के कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करता है। स्कूल मेंटेन क्लास, जो हमारे पास स्टेटस को होता है जेंडर का, एथनिक डिफरेंसेस का और क्लास डिवीजन का, उसको मेंटेन करता है स्कूल। स्कूल स्टेटस को मेंटेन करता है। हिडन करिकुलम, टीचर ओबीडियंस, कंफर्मिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हायरार्की। टीचर जो ओबीडियंस है, टीचर की जो कंफर्मिटी है, हर जगह पे सेम करिकुलम, हर जगह पे सेम तरीके से टीचर्स, ये सारा इम्पेक्ट करता है आपके एजुकेशन सिस्टम को, क्लास को, सोसाइटी को। क्रेडेंशलिज्म, डिग्रीज यूज्ड एज अ बैरियर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू हाई स्टेटस जॉब्स। क्रेडेंशलिज्म जो हमारे पास सिस्टम है वो भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ने पेश किया कि कैसे अगर आपके पास डिग्रीज है तो आपको एक्सेस मिलती है जॉब्स की, हाई स्टेटस की। अगर आपके पास कितने भी स्किल्स हैं वो काम के नहीं है अगर आपके पास डिग्री नहीं है। और डिग्री किसी स्कूल की, किसी अच्छे स्कूल की, प्राइवेट की, जो कि प्राइवेट किसका स्कूल है, जो कि वो पावरफुल है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उसके स्कूल्स हैं। Cultural capital, Bourdieu's, students from elite families succeed because they already possess cultural knowledge and resource valued by schools। ठीक है, अगर कोई अच्छी फैमिली का है तो वो ऑलरेडी उसके पास कल्चरल नॉलेज, सोशल नॉलेज, इकोनॉमिक नॉलेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेसीज उसके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो उसके सक्सेस के चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो मतलब क्लास डिवीजन और बढ़ रही है और मज़ीद हो रही है, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। और यही मेन आइडिया है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का। एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस अंडरफंडेड पब्लिक स्कूल्स वाइडन इनइक्वालिटी। तो इसी सिचुएशन में कोई अगर प्राइवेट स्कूल्स फुल्ली फंडेड है, फुल्ली उसमें बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं और बहुत सी उसको गवर्नमेंट की तरफ से मराहत भी मिल रही हैं, एट द सेम टाइम अगर पब्लिक स्कूल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है ये इनइक्वालिटी को वाइड करेगा और मज़ीद। करिकुलम में प्रायोरिटाइज रूलिंग क्लास वैल्यूज़। और इसी सेम सिचुएशन में अगर आप करिकुलम को देखें तो वो भी सर्व कर रहा होता है इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास का। एलीट क्लास वाले बंदे एसी वाले कमरे में बैठकर करिकुलम बनाते हैं और वो एक रूरल गांव के एरिया में इम्प्लीमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है एक सोशल इनइक्वालिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इन पाकिस्तान ऑफन गिव बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन उर्दू मीडियम स्कूल्स। अगर आप सीएसएस के रिजल्ट्स देखें तो ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों का फ़र्क आपको बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देगा। क्योंकि ये जो हमारी स्कूलिंग हुई होती है वो हमारी ऐसी लैंग्वेज में होती है जो कि वो हमारी नहीं है।
और हमारी नहीं है तो हमारा एग्जाम्स में कहते हैं कि उसमें नहीं होना चाहिए। मगर हमारे पास जो हाई स्टडीज जॉब्स हैं उसके एग्जाम्स इंग्लिश में होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कोई अच्छे स्कूल, कोई अच्छा प्राइवेट इदारे में पढ़ा हुआ बच्चा जो कि पहले ही एलिट फैमिली से है, वो उसी एग्जाम में पास हो जाता है। और वो गरीब बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा होता है, सारी उम्र उर्दू लैंग्वेज सीखी होती है, तो वो कैसे पास करेगा? तो ज़ाहिर सी बात है एक सोशल इनइक्वलिटी, क्लास डिवीजन मज़ीद बढ़ जाएगी। उसके बाद थर्ड थ्योरी है इंट्रैक्शनिज्म। ठीक है, इंट्रैक्शनिज्म का जो कोर आइडिया है वो फोकस होता है स्मॉल स्केल इंट्रैक्शन, टोटली इंट्रैक्शन बेस्ड होती है थ्योरी के। जो स्कूल लाइफ है टोटली इंट्रैक्शन बेस्ड है। अब हमारी लर्निंग इंट्रैक्शन से होती है, फेस टू फेस जो भी इंट्रैक्शन होता है टीचर का, स्टूडेंट्स का, पीयर्स का, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है, एजुकेशन को शेप करता है। ठीक है, इसका जो की आइडिया था वो मीनिंग्स और क्रिएटेड एंड रीइंफोर्स्ड थ्रू सोशल इंट्रैक्शन। जो भी हमारी मीनिंग्स होती हैं, हमारे वैल्यूज़ होते हैं, हमारे नॉर्म्स बनते हैं, वो सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू बनते हैं। अगर ज़्यादा इंट्रैक्शन होता तो होगा तो हमारे पास ज़्यादा ये कोर वैल्यूज़, एथिक्स, ये सारी चीज़ें बन पाएंगी और और वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। तो की अजम्पशन क्या है? रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन। किसी भी रियलिटी को हम कहीं से भी उठाकर अपनाते नहीं हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। आप इसको सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं आप थ्रू द कम्युनिकेशन। ठीक है, लेबल्स एंड सिंबल्स अफेक्ट बिहेवियर। और इसी सिचुएशन में आप किसी को लेबल दें या किसी के साथ अच्छा बिहेव ना करें तो उसको वो असर करता है। फॉर सपोज आप किसी स्टूडेंट्स को बोलें कि आप ब्राइट स्टूडेंट है, तो वो आगे अच्छा खुद को बनाने की कोशिश करेगा और एट द एंड वो बन जाएगा। आप एट द सेम टाइम किसी अच्छे स्टूडेंट्स को वीक स्टूडेंट्स कहें और उसको लगातार कहते जाएं तो ऑटोमेटिकली वो वीक बन जाएगा। तो एक जो रियलिटी होती है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद ही, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू आवर कम्युनिकेशन। ठीक है, टीचर एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो भी टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये बच्चा ऐसे बनेगा, ऐसे उसको लेबल करे, अगर टीचर लेबल करेगा उसको तो वो इन्फ्लुएंस करेगा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। ठीक है, क्लासरूम इज अ माइक्रो सोसाइटी वेयर आइडेंटिटी इज शेप्ड। और इस सारी सिनेरियो में जो क्लासरूम होता है वो हमारी सोसाइटी का एक माइक्रो सोसाइटी होती है, जहाँ पे एक हम छोटी सोसाइटी बनाते हैं जो कि वो आगे चलकर और बड़ी सोसाइटी बनती है। ठीक है, अगर हम इस क्लासरूम में अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, सिंबल और लेबल देंगे किसी को, तो जाहिर सी बात है जब वो सोसाइटी में जाएगा तो वो दूसरों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगा। इट मीन्स जो हम रियलिटी क्रिएट करते हैं वो सोशली होती है, वो खुद क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कम्युनिकेशन, सोसाइटी, इंट्रैक्शन। तो इसको इंट्रैक्शनिज्म कहते हैं। तो इसके बाद हम हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को थोड़ा बहुत डिस्कस। ठीक है, हिस्ट्री इवॉल्व्स अक्रॉस सिविलाइजेशन। डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस हैं उस उससे स्टार्ट होती है एजुकेशन, और वो थ्रू आउट द ईयर्स चेंज होती जा रही है। अगर हम पास्ट में देखें तो हम हंटिंग गैदरिंग करते थे, उसके बाद हम अ, थोड़ा बहुत लिखने पर आए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बाद डिफरेंट मतलब हमारे पास जो सिविलाइजेशंस हैं वहाँ से एजुकेशन इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। और हिस्ट्री को क्यों समझना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये हमें बताती है कि हम प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इन फ्यूचर हमें इसमें से क्या सीखने को मिल सकता है। और हम इस सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है, हिस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, तो हम एजुकेशन को कैसे, एजुकेशन के रिफॉर्म्स को कैसे देखें? सो ईच पीरियड रिफ्लेक्ट्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस वैल्यू ऑफ इट्स टाइम। तो जो भी सिविलाइजेशन थी, जो भी पीरियड था, जो भी हिस्ट्री थी, तो हर हिस्ट्री पास्ट पास्ट की हो, उसके साथ साथ उसका वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट होता है। फॉर सपोज हम देखें रोमन हिस्ट्री, तो उसकी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस वैल्यूज़ होगी। अगर हम पर्शियन को देखें, अगर हम अरब्स को देखें, अगर हम चाइनीज़ फ़िलासफ़ी को देखें, चाइनीज़ हिस्ट्री को देखें, इंडियन हिस्ट्री को देखें, तो साथ साथ उसके सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और रिलीजियस वैल्यूज़ भी उसके साथ अटैच होते हैं। और वो सारी चीज़ें डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं एजुकेशन को, एजुकेशन की हिस्ट्री को। तो एजुकेशन हिस्टोरिकली स्टेप बाय स्टेप चेंज हुई है, इवॉल्व हुई है।
तो जाहिर सी बात है हमने इस चीज़ को समझना है कि कैसे एजुकेशन किस सिविलाइजेशन में कैसे थी और अब कैसे है। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्प्स अस टू लर्न फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिसेस के पास्ट में कैसी प्रैक्टिसेस होती थी एजुकेशन में, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं उसकी, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है वो प्री लिटरेट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। ये 7,000 से 5,000 कबल मसीह। तो सबसे पहले जो सोसाइटी थी वो प्री लिटरेट सोसाइटीज़ थी, मतलब जो लिखने पढ़ने वाली सोसाइटी से पहले की बात है। जब लिखने पढ़ने का कोई भी मतलब हम कह लें कि कोई भी फॉर्मल एक सिस्टम नहीं था लिखने का ना पढ़ने का। तो ये वही सोसाइटी की बात है जो 700 से 500 कबल मसीह पहले की बात है। तो वहाँ पे जो एजुकेशन का जो गोल होता था वो सर्वाइवल स्किल्स सिखाना होता था, जिसमें हंटिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, टूल मेकिंग, ताकि वो हंट कर पाएँ, फार्मिंग कर पाएँ, कुछ अपने लिए बना पाएँ और टूल बना पाएँ ताकि वो हंटिंग के लिए काम आए। यहाँ पे प्रमोट किया जाता था ग्रुप हार्मनी, ताकि वो अपने कबीलों के साथ रह सकें और कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, ट्रेडिशंस और बिलीव्स को प्रिजर्व कर सकें। तो इसमें जो मेथड्स यूज़ करते थे वो इमिटेशन का एंड ऑब्जर्वेशंस का, अपने बड़ों के सॉन्ग्स को, डांसेस को, रिचुअल जो रस्म रवाजात थे उसको इमिटेट करना और उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसमें स्टोरी टेलिंग भी एक मेथड था। वो कहानियाँ बताते थे डिफरेंट मिथ्स के बारे में, डिफरेंट लेजेंड्स के बारे में, जो कि उसके बुजुर्गान थे, उसके जो बहुत विजडम के लोग वाले थे। और जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी हंटिंग की, वही सिखाई जाती थी। इसमें जो एडियंट्स मतलब जिसके थ्रू वो एजुकेशन सीखते थे, वो पेरेंट्स से, एल्डर्स से, बड़े थे, रिलीजियस लीडर्स से, ठीक है, वो लाइक ए टीचर से, ठीक है। ये एम्फेसिस करते थे ओरल ट्रेडिशन ना कि राइटिंग सिस्टम पे। ज़ुबानी इल्म, ज़ुबानी एक ट्रेडिशन थी वहाँ पे। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते थे मैथ्स के बारे में, लेजेंड्स के बारे में, और वो अपने बच्चों को, और वो अपने बच्चों को, ऐसे ही उसका सिस्टम चलता था, एजुकेशन सिस्टम। तो उसके बाद एंशंट सिविलाइजेशंस, जिसमें 3-4 सिविलाइजेशंस थी, उसमें एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ। तो सबसे जो पहले सिविलाइजेशन थी वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी। इसमें चाइनीज़ सिविलाइजेशन में कन्फ्यूशन प्रिंसिपल्स, एक कन्फ्यून एक फिलोसोफर से चाइनीज़, उसकी फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी, जो कि मोरालिटी बेस्ड थी, रिस्पेक्ट बेस्ड थी, और हायरार्की बेस्ड थी, कि सबसे पहले ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर अपने स्किल सीखना है, फिर अपने वार के स्किल सीखने हैं। तो एक अच्छे प्रिंसिपल्स थे जो कि चाइनीज़ लोगों में पढ़ाए जाते थे उसको। ये यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये था, एजुकेशन फॉर एलीट क्लासेस ओनली। जो भी वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन शहंशाही ख़ानदान के लोग होते थे, वही सिर्फ तालीम हासिल करते थे। बाकी लोगों के पास कोई तालीम का मतलब ऐसी सिस्टम नहीं था आम लोगों के लिए। सिविल सर्विस एग्जाम्स डिटरमिन गवर्नमेंट पोजीशंस। अगर किसी को गवर्नमेंट में आना होता था, वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करता था, ठीक है, तो फिर वो गवर्नमेंट के पोजीशंस पे आता था। यहाँ पे जो एम्फेसिस होता था एजुकेशन का, डिसिप्लिन सिखाना, ऑर्डर सिखाना, और उसकी मेमोरी को ठीक करना, ताकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को याद कर पाए। तो ये था एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन जो थी वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थी, जो कि मजहबी तालीमात और मजहबी रसूमात, स्क्रिप्चर्स एंड रिचुअल्स के बेस्ड पर थी। इसका जो एम होता था वो स्पिरिचुअल डिटैचमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन, दुनियावी चीज़ों से डिटैच करना, खुद को पहचान करना कि मैं क्या हूँ, मेरी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो क्या है। मतलब एक रूहानी तालीमात ज़्यादा फोकस थी यहाँ पे। यहाँ पे जो पीरियड्स स्कॉलर थे, स्कॉलर भी कोई और नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण स्कॉलर्स बनते थे, यानी एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण्स की थी, वही मेन एजुकेटर्स होते थे। और जो लर्निंग का मेथड होता था वो लर्निंग थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, एक गुरुकुल सिस्टम होता था, जहाँ पे एक ग्रुप बैठा होता था और साथ में चेले बैठते थे उसकी, वो एजुकेशन सिस्टम को चलाते थे। तो ये इंडियंस का जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद इजिप्शियंस एक बड़ी सिविलाइजेशन है उस दौर की। वहाँ पे जो एजुकेशन होती थी वो कंट्रोल्ड होती थी सिर्फ और सिर्फ प्रिस्ट, जो पादरी होते थे, जो भी मजहबी लीडर्स थे वहाँ भी।
तो ये फोकस करते थे रिलीजन पर, थोड़ा बहुत राइटिंग पर यहाँ यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। लॉ बनाया गया, आर्किटेक्चर बनाया गया, आपने मिस्र के एहराम सुने होंगे। एस्ट्रोनॉमी पर थोड़ा बहुत काम हुआ। तो इजिप्शियंस ए बिट डेवलप्ड इन दैट टाइम। तो वहाँ वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों पे काम होना स्टार्ट हुआ। और वो हैविली रिलायंस था मेमोराइजेशन एंड कॉपिंग। वो दीवारों पे लिखते थे, कॉपी करते थे, मेमोराइज करते थे चीज़ों को। ये ये भी रिस्ट्रिक्टेड था ओनली एलीट क्लास और रूलिंग क्लास। जो भी हुकूमत के लोग थे वो एलीट क्लास के लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वही तालीम हासिल करते थे। और उसके बाद ग्रीक्स आ गए। ग्रीक्स ने बहुत लिबरल एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट किया। फ़िलासफ़ी पढ़ना शुरू की उसने, आर्ट्स पढ़ना शुरू किया, साइंस पढ़ना शुरू की, डेमोक्रेसी पढ़ना शुरू की। तो वहाँ पे एक डिस्कशन और सवालात, अपने आप पे सवालात, एजुकेशन के सवालात, डेमोक्रेसी के सवालात, हुकूमत पे सवालात उठाना वहाँ पे स्टार्ट किया गया। ग्रीक्स ग्रीक्स ऐसे समझे कि रोशन ख्याल से इनके मालिक थे। वहाँ पे एक रियल एजुकेशन स्टार्ट हुई। ग्रीक में बेसिकली दो सिटीज़ थे, एक अथेंस था, एक दूसरा स्पार्टा था। अथेंस लिबरल एजुकेशन को फॉलो करता था और स्पार्टा मिलिट्री ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, फिजिकल स्ट्रेंथ, फौजी तालीमात को वो ज़्यादा फॉलो करता था। तो ग्रीक जो फिलोसोफर थे उसने भी मेन रोल प्ले किया आम लोगों को तालीमात देने में, जिसमें सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल ये क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग को एम्फेसिस करते थे, डायलॉग करते थे, सवालात करते थे, फिर उसके जवाबात, फिर सवालात, फिर जवाबात। मतलब लोगों को उसने एक एजुकेशन डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स की तरफ लेकर गए। फाउंडेशंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ट्रेडिशंस, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन की जो फाउंडेशंस थी, ट्रेडिशंस थी, स्टार्ट और बेस होना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद हम सेकंड थर्ड एरा को देखें तो वो रोमन्स और अरेबिक एरा था। ठीक है, ग्रीक्स के बाद रोमन्स और अरेबिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आती है एजुकेशन। तो अगर हम रोमन्स को देखें तो एजुकेशन का जो टोटली रोमन्स में फोकस होता था वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लॉयल टू द स्टेट। एक एक अच्छा शहरी बनाना, और वो अच्छा शहरी वो सिर्फ वही होगा जो कि स्टेट के साथ लॉयल होगा। ठीक है, यहाँ पे एम्फेसिस किया जाता था रेयोट्रिक। रेयोट्रिक मतलब एक बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना, जुमले बोलना। ठीक है, सेंटेंसेस कसना है कि समझे। लॉ पर फोकस होता था, पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस होता था। वहाँ पे सिखाया जाता था कि आप आवाम के साथ कैसे बोलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे फोकस होती थी मिलिट्री डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने हुकूमत को कैसे रन करना है, आपने अच्छा एक आर्मी अफसर कैसे बनना है, आपने अच्छा एक जनरल कैसे बनना है। रोमन्स में आप देखेंगे तो आपको अजीम जनरल्स मिलेंगे, सिकंदर आजम मिलेगा आपको, और भी बहुत मिलेंगे। एजुकेशन फॉर प्रिपेयरिंग सिटीजन्स एंड लीडर्स, एजुकेशन का जो मकसद होता था वो सिटीजन्स को प्रिपेयर करना, ताकि वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से अदा करें और वो लीडर्स बने, कौम के लीडर्स बने। तो रोमन्स के बाद जिसने अच्छे तरीके से एजुकेशन में काम किया था वो अरब्स से, मुस्लिम से। जो यहाँ का जो बिलीफ होता था टोटली, वो इस्लामिक बिलीफ्स एंड जो उसकी टीचिंग थी वो टोटली कुरान और इस्लामिक तालीमात पर बेस्ड करती थी। यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशंस इसने की वो मैथमेटिक्स ने की, में की, एस्ट्रोनॉमी में की, मेडिसिन में की एंड साइंस में की। प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स टेक्स्ट्स, मुस्लिम्स ने बेसिकली क्या किया कि जो ग्रीक्स और रोमन्स की ट्रांसलेशंस बुक्स थी उसको ट्रांसलेट करके यूरोप में भेजना स्टार्ट किया, और यूरोप में रेनेसांस स्टार्ट हुआ। फिर अगर मुस्लिम्स ग्रीक्स के रोमन्स की बुक्स ट्रांसलेट ना करते तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि प्लूटो भी है कोई दुनिया में, सोक्रेटिस भी है। तो यहाँ पे मुस्लिम्स में एक रोशन ख्याली और डिफरेंट एजुकेशन और लर्निंग सेंटर्स कायम होगी, जिसमें बगदाद और कोर्डोबा मेन सेंटर्स, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे और इल्म और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, साइंस सीखने आते थे। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप में जो रेनेसां और रिफॉर्मेशन का सिस्टम है, एक ऐसे समझे कि रेवोल्यूशन आ गया, नई ख्यालात आ गए दुनिया में। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके क्या इम्पैक्ट थे, वो मास एजुकेशन की तरफ फोकस कर रही थी, ताकि डिफरेंट जो मल्टीपल लोग्स हैं, जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, आम मासेस है, उसको एजुकेशन दें, ताकि वो फैक्ट्री वर्कर्स बने, अच्छे फैक्ट्री वर्कर्स बने। और इसी मकसद के लिए उसने हर जगह स्कूल्स बनाना स्टार्ट किए,
ताकि वहाँ से जो एजुकेटेड बंदे होंगे उसको हमने अपनी फैक्ट्रीज़ में लगाना है ताकि हम अच्छे तरीके से मुनाफा कमाएं। तो यहाँ पे एम्फेसिस किया गया डिसिप्लिन का, पंक्चुअलिटी का एंड बेसिक लिटरेसी का, कि जो मासेस है, आवाम है, पीपल हैं, वो डिसिप्लिन बने, थोड़ा बहुत उसमें पंक्चुअलिटी आ जाए, उसको बेसिक लिटरेसी पढ़ना लिखना और थोड़ी बहुत मैथ करना आती हो ताकि वो फैक्ट्री में काम करें। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड कंपलसरी एजुकेशन लॉज, तो इसीलिए हुकूमत ने एजुकेशन लॉज बनाना शुरू कर दिए, स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए, ताकि हम जो है ना वो अपनी मासेस, अपने पीपल्स को तालीम दें और अपनी इकोनॉमिकल फ़ायदे के लिए इसको यूटिलाइज़ करें। एजुकेशन लिंक टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल बिल्डिंग, और इसी मकसद के लिए एजुकेशन को लिंक किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। अगर आपके पास फैक्ट्री वर्कर्स, आपके पास फैक्ट्री वाल में काम करने वाले लोग स्किल्ड नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपकी प्रोडक्शन को। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एजुकेशन ऑटोमेटिकली लिंक होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और नेशनल बिल्डिंग के साथ। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो कि एजुकेशन में आजकल भी यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कनेक्शन होता है। उसके बाद हम मॉडर्न थिंकर, जिसने एजुकेशन में थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, मॉडर्न एक आइडिया दिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा है मगर जो चंद एक हमारे कोर्स में थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो जो पहला है वो जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी है। ये चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये पहला बंदा था जिसने चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर उसने काम किया, लर्निंग बाय डूइंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया उसने। उसके बाद जॉन जॉन डेवी आए और बहुत भी आए जिसने सेम ही कॉन्सेप्ट लर्निंग बाय डूइंग वाला दिया। उसके बाद जॉनन फेडरिक हेरबर्ट थे। इसने भी स्ट्रक्चरल टीचिंग पर काम किया कि एक टीचिंग को कैसा होना चाहिए, एक अच्छा टीचर कैसे बनना चाहिए, स्ट्रक्चरल टीचर कैसे बनना चाहिए, और जो मोरल एजुकेशन है उस पर भी एम्फेसिस करें तो अच्छी बात है। उसके बाद फेडरिक फोर्बिल आए जो कि किंडरगार्टन, हमारे पास एक स्कूल सिस्टम होता है इसी बच्चों के लिए, उसका एक फाउंडर था। और उसका फोकस था कि बच्चों को अर्ली एजुकेशन दी जाए और प्ले बेस्ड लर्निंग हो ताकि वो बच्चे खेलें भी और सीखें भी। उसके बाद मारिया मोंटेसरी जो कि हैंड्स ऑन पर फोकस करती थी, और मोंटेसरी जो स्कूल सिस्टम है इसी बच्चों के लिए, उसकी भी फाउंडर थी। ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फॉर यंग चिल्ड्रन, कि बच्चों को खुद कैसे फील करवा जाए ताकि वो लर्निंग की तरफ जाएं, सेल्फ डायरेक्ट करें खुद को कि हमने सीखना है, ठीक है भाई सीखना है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद से सीखना है। तो जॉन डेवी जो थे वो उसके बाद आए, प्रैग्मेटिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए, एजुकेशन में डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि एजुकेशन सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबके लिए एक ही होनी चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई भी सोशल डिवीजन नहीं है, कोई भी क्लास स्ट्रक्चर का डिवीजन नहीं है। तो ये लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए एजुकेशन में। तो ये बहुत मॉडर्न थिंकर जो थे जिसने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया ओवरऑल एजुकेशन पर, लर्निंग पर, टीचिंग पर, और चाइल्ड सेंटर जो फिलोसफीज हम पढ़ते हैं, टीचर सेंटर, ये सारी चीज़ें ये जो फिलोसफर्स थे उसने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट। तो इन सारी सिचुएशन में के बाद लेसन क्या होना चाहिए, तो जो लेसन है वो अडाप्टेशन है, कि एजुकेशन मस्ट इवॉल्व विद द सोसाइटल चेंज। अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में नॉर्म्स वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो एजुकेशन को भी मस्ट चेंज होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर अडाप्टेशन का जो एलिमेंट है वो पैदा हो, स्टूडेंट्स डिफरेंट चीज़ों को अडाप्ट कर पाएँ। लाइक हम अगर हम 10 साल पीछे देखें तो कंप्यूटर यूज़ होता था एजुकेशन में, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट था। अगर हम आज देखें तो एआई का कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट है, रोबोटिक्स का। अगर इन फ्यूचर देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये अडाप्टेशन का जो एलिमेंट है वो एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों में करवाएं, फील करवाएं, ताकि वो उसमें एक स्किल बने कि सोसाइटल जो चेंजेस हो रही हैं उसको हम अच्छे तरीके से अडाप्ट करें। इक्विटी, इक्विटी एक बेसिक चैलेंज है अभी तक सोसाइटी में देखें तो, इनइक्वलिटीज़ क्लास के बेस पर, जेंडर की बेस पर, या एजुकेशन एक्सेस की बेस पर आपको इनइक्वलिटीज़ नज़र आएंगी। क्लास, अगर कोई एलीट क्लास है तो वो अच्छी एजुकेशन को एक्सेस करता है। अगर जेंडर है तो आप देखें तो फीमेल कितनी स्कूल से बाहर हैं, इवन यहाँ पे सिंध में, पाकिस्तान में तो मेल ही बाहर हैं, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं।
तो ज़ाहिर-सी बात है ये अभी तक इश्यू चल रहा है। और एक्सेस एक्सेस की जैसे मैंने बात की कि कोई गरीब का बच्चा हो, तो वो कैसे स्कूल जाएगा? उसके पास एक्सेस ही नहीं है किसी अच्छे स्कूल की। तो ये भी आजकल ऐसा नहीं, जिस पर एजुकेशन को काम करना चाहिए। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग भी अ, अभी तक ये इशू क्रिटिकल है, क्योंकि अभी तक रोट लर्निंग और उसी पर फोकस किया जा रहा है। तो बियॉन्ड रोट लर्निंग हमने इनोवेशन की तरफ जाना है, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना है। हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढने हैं, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हमारे पास नॉर्म्स जो हमारे पास से वो चेंज हो रही हैं। तो डिफरेंट इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, फ्लड्स के इश्यूज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। मसलों का हल अ, होना चाहिए, ना कि सिर्फ मसले सोचने चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है, दूसरे की जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, उसके दूसरे के जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड के, जो कि हमसे बेहतर हैं, तो उसको भी कनेक्ट किया जाए अपने सिस्टम से, और उसको और उस सिस्टम में से कुछ लर्न किया जाए अपने लिए, ताकि हम भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो ये सारा